नमस्कार दोस्तों, आज हम संभाग दर्शन में जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे थे और जोधपुर संभाग में आज हम फलोदी ज़िला हम पढ़ेंगे। जो आपके सामने जो मैप नज़र आ रहा है यह बिल्कुल नया मैप है और नए मैप में जो फलोदी जो ज़िला है वो पश्चिमी भाग में, जोधपुर संभाग पूरा पश्चिमी भाग में है तो फलोदी ज़िला भी पश्चिमी भाग में। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है यह है फलोदी। कौन सा है? फलोदी ज़िला। कौन सा ज़िला है? फलोदी। अगर इसकी बात करें तो यह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ये जो भाग नज़र आ रहा है आपको यह है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और ये जो है यह है बालोतरा। कौन सा है? बालोतरा। जो अभी नया ज़िला बना है बालोतरा है ये। और ये जो आपको भाग नज़र आ रहा है यह है जोधपुर शहर। कौन सा है? जोधपुर शहर। और ये जो जोधपुर शहर को जो छोड़कर जो ये जो भाग नज़र आ रहा है बॉर्डर जो इसको छोड़कर यह है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण है ये। अगर हम फलोदी ज़िले की बात करें तो ये भारत का और राजस्थान का सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इसकी स्थापना की बात करें तो विक्रम संवत 1515 में श्री सिद्धू जी कल्ला ने श्री माँ लठियाल की कृपा से फलोदी की स्थापना की थी। देखिए, हमने पिछली क्लासों में जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और बाड़मेर हमने देख लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं फलोदी। ठीक है, चलते हैं आगे। फलोदी में क्या क्या है बात करें फलोदी की तो फलोदी में 6 तो उपखंड है। कितने? 6। और तहसीलें हैं 8। कितनी है? 8। उपखंड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं तो फलोदी है, लोहावट है, आऊ है, देचू है, बाप और बापीणी, ये उपखंड है। तहसीलों की अगर हम बात करें कि फलोदी ज़िले में तहसीलें कितनी हैं तो 8 है। कौन कौन सी है? फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घटियाली और बापीणी। मैप पर भी देखते हैं इनको कि कौन कौन सी तहसील कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये जी नज़र आ रही है आपको, यह है घटियाली, आऊ, बापीनी, लोहावट, देचू, सेतरावा और ये फलोदी और यह है बाप। ये जो भाग नज़र आ रहा है ये जैसलमेर ज़िले की उप तहसील है नोक। कौन सी है? नोक। अगर ये इसके मिलने पर अब फलोदी ज़िला भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि आगे क्या क्या है फलोदी में। तो फलोदी की अगर हम बात करें तो जोधपुर से इसे तोड़कर नया ज़िला बनाया गया है। पहले ये फलोदी जो ज़िला था ये जोधपुर का ही भाग था, अब इसको तोड़कर अलग नया ज़िला बनाया है। प्राचीन नाम की बात करें कि इसके प्राचीन नाम क्या क्या है फलोदी के, तो इसको फल वरिदिका कहते हैं और इसे विजयनगर भी कहते हैं। विजयनगर भी इसका प्राचीन नाम है। उपनाम की बात करें कि उपनाम कौन कौन से हैं तो इसे साल्ट सिटी कहते हैं, साल्ट सिटी, या फिर इसे नमक नगरी भी कह सकते हैं। नमक नगरी भी इसे ही कहते हैं। बाबूजी राठौड़ की बात करें तो इसका जन्म कोलू गांव या कोलूमंड में हुआ था। इनका जो जन्म है कोलू गांव या कोलूमंड में हुआ था और ये कहाँ पड़ता है? फलोदी में। उपनाम की बात करें कि बाबूजी राठौड़ के उपनाम कौन कौन से हैं तो उपनामों की अगर हम बात करें तो हाड़ फाड़ के देवता, इन्हीं को लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार बाबूजी को ही कहा जाता है। और इन्हें फ्लैग रक्षक के देवता कहते हैं, फ्लैग रक्षक के देवता। और इन्हें गायों के मुक्तिदाता भी कहते हैं, गायों के मुक्तिदाता। ये सब इनके क्या है? उपनाम है। पिता की बात करें कि इनके पिताजी का क्या नाम था बाबूजी राठौड़ का, तो पिताजी थे इनके धांधल जी राठौड़। क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माता की अगर इनकी माताजी का क्या नाम था तो माताजी का नाम था इनका कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। पत्नी थी, पत्नी का नाम था सुप्यार दे।
शिव प्यार दे, या फिर इनको फूलम दे भी कहते थे। फूलम दे, ये इनकी पत्नी का नाम था। इनका वाहन क्या था? इनका वाहन था केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी, मतलब ये काले रंग की घोड़ी थी। काले रंग की घोड़ी, ठीक है। मेला कब भरता है? पापूजी राठौड़ के अगर मेले की बात करें तो मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को पापूजी का मेला भरता है। गुरु कौन थे? गुरु थे समर्थ भारती। गुरु जी का क्या नाम था? समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु जी का नाम था। और एक ग्रंथ लिखा था पापू प्रकाश ग्रंथ, जो किसने लिखा था? आसिया मोड़ जी ने। देखिए, ये पापूजी राठौड़ का हमने इतिहास जानने की कोशिश की है। जन्म की अगर हम बात करें तो कोलू गांव, कोलूमंड, फलोदी। उपनाम थे इनके हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार, फलेग रक्षक के देवता, गायों के मुक्तिदाता भी इन्हें ही कहते हैं। पिताजी की अगर हम बात करें तो पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। माता की अगर हम बात करें कि माता जी का क्या नाम था, तो कमला दे। और पत्नी का नाम शिव प्यार दे और फूलम दे भी इनकी पत्नी का नाम था। वाहन की बात करें कि पापूजी राठौड़ का वाहन कौन सा था, तो केसर कालमी घोड़ी थी, जो देवल चारणी ने इनको दी थी। और ये काले रंग की घोड़ी थी। मेला कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। गुरु जी की बात करें कि गुरु कौन थे इनके, तो समर्थ भारती इनके गुरु थे। पापू प्रकाश ग्रंथ जो आसिया मोड़ जी ने लिखा था। और क्या है फलोदी में, आगे चलते हैं। पापूजी के मंदिर में नृत्य कौन सा किया जाता है? तो नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य। 13 थाली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मंदिर में, है ना, कामड़िया पंथ के द्वारा। और पापूजी के मंदिर में नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। चांदी से बनी पापूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और जब ये फड़ का वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, बताओ? वाद्य यंत्र काम में लेते हैं रावण हत्ता। कौन सा लेते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब पापूजी की फड़ को बाजते हैं। तो पापूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ में बाजे जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो है पापूजी राठौड़ को। किनको है? पापूजी राठौड़ को। और ऊंटों के देवता भी पापूजी को ही कहा जाता है। पापूजी की अगर हम बात करें कि ऊंटों के देवता इनको पापूजी को कहा जाता है, तो फिर ऊंटों की देवी किसको कहा जाता है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देंगे। आगे बात करते हैं। ऊंट के बीमार होने पर रायका या रेवारी जाति किनकी पूजा करती है? पापूजी की ही पूजा करती है। देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देचू गांव में अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मतलब जो पापूजी है ना, वो देवल चारणी की घोड़ी थी केसर काल में। वो घोड़ी पापूजी को दे दी उन्होंने। और ये जो घोड़ी को ये जिंदराव खींची ये लेना चाहता था। और इसी वजह से जब देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची भगाकर ले जाता है, तो फिर ये देवल चारणी पापूजी के पास में आती है और कहती है कि मेरी गायों को आप छुड़ा कर लेके आए। और जब ये बात बताती है तब खुद पापूजी राठौड़ का विवाह हो रहा था। और ऐसा कहते हैं कि पापूजी राठौड़ के मात्र 3.5 फेरे हुए थे। और उसी दौरान पापूजी जाते हैं, गायों को छुड़ाने जाते हैं, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होती है देचू गांव में, जो अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। धोरा किसे कहते हैं? तो धोरा देचू गांव में रेत के बड़े बड़े टीले जो हैं उनको धोरा कहते हैं। रेत के बड़े बड़े टीलों को धोरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। पापूजी राठौड़ की जो बहन का नाम है सोहनबाई। क्या नाम है? सोहनबाई। पापूजी राठौड़ की बहन का नाम था सोहनबाई। फेरे कितने लिए थे? तो फेरे लिए थे 3.5 फेरे। कितने लिए थे? 3.5 फेरे। ठीक है।
एक क्वेश्चन और है आपके लिए। क्वेश्चन है कि पाबूजी राठौड़ की फाग किस ओर झुकी हुई थी, बाएं ओर या दाएं ओर? इसका आंसर है पाबूजी की जो फाग है वो बाएं ओर झुकी हुई थी। किस तरफ झुकी हुई थी? यहां पर नोट कर रहा हूं, पाबू जी की फाग बाईं ओर झुकी हुई। ठीक है, आपने कमेंट्स बॉक्स में शायद इसका आंसर लिख दिया होगा। और ऊंटों की देवी कहते हैं अंता देवी। कौन सी देवी है? अंता देवी। और इसका मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है इसका मंदिर? बीकानेर में इसका मंदिर है। अंता देवी को ऊंटों की देवी कहा जाता है, जो इसका मंदिर है बीकानेर में। आगे चलते हैं। रूपनाथ जी, इन्हीं को, रूपनाथ जी को ही झरडा जी भी कहते हैं। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर है कोलू गांव फलोदी। उपनाम की अगर हम बात करें कि इनका उपनाम क्या था, तो उपनाम है बालकनाथ इनको कहते हैं। और इन्होंने पाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये है पाबूजी। और ये पाबूजी की ये जो दिखाई दे रही है ये फड़ है जो बाँची जाती है कथा के रूप में। रूपनाथ जी की जन्म कथा है फड़ के रूप में। इधर बात करते हैं मेहाजी मांगलिया मंदिर। कहाँ है? बापणी फलोदी। मेला कब भरता है? तो मेला भरता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। वाहन कौन सा था इनका? किरीट काबरा घोड़ा इनका वाहन था। यह पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। इनके भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। जो मेहाजी मांगलिया है इनके जो भोपे हैं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अगर हम बात करें तो जन्माष्टमी भी भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही आती है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी दिन हुआ था, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। ये आप जो देख रहे हैं ये है मेहाजी मांगलिया। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। और क्या है फलोदी में? तो हड़बूजी का मंदिर भी फलोदी में ही है। और कहाँ है? बेंगटी फलोदी। उपनाम की बात करें कि उपनाम क्या क्या है हड़बूजी के, तो उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं इन्हें, वचन सिद्ध पुरुष कहते हैं इन्हें हड़बूजी को, सन्यासी पुरुष कहते हैं, और वीर योद्धा भी इन्हीं को कहा जाता है। मंदिर की बात करें कि मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर तो बेंगटी फलोदी में मुख्य मंदिर है। पिताजी का नाम क्या था? हड़बूजी के पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। क्या नाम था? मेहाजी सांकला। माता का नाम था सौभाग्य देवी और गुरु बालीनाथ थे। गुरु बालीनाथ थे। और ये बालीनाथ और किनके गुरु थे? तो रामदेव जी के गुरु भी यही थे। ठीक है। मेला की अगर हम बात करें कि मेला कब लगता है इनका, तो चैत्र व भाद्र महीने में इनका मेला भरता है। वाहन की बात करें कि इनका वाहन क्या था, तो वाहन था सियार। क्या था? सियार। ठीक है। हड़बूजी ने राव जोधा को हड़बूजी ने आशीर्वाद के रूप में एक कटार भेंट की थी और कटार भेंट करके उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी जीत होगी। और राव जोधा ने भी इस कार्य के उपरांत एक गांव इनको प्रदान किया था और गांव का नाम था बेंगटी। कौन सा गांव था? बेंगटी था, जहां पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1721 में अजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मंदिर का। इनके मंदिर में छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी की पूजा होती है। मतलब ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है बेंगटी में जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। और गाड़ी वही है जिस गाड़ी से ये पंगु गायों के लिए, मतलब जो अपंग गायें हैं, पंगु गायें हैं, उनके लिए ये चारा लेकर आते थे, उसी गाड़ी की पूजा की जाती है। इन्होंने रामदेव जी के 8वें दिन बाद समाधि ली और यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
और इनका वर्णन 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ में हुआ है। ये 24 वाणियाँ जो नामक ग्रंथ है इसकी रचना की थी रामदेव जी ने। किन्होंने की थी? रामदेव जी ने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ में हड़बो जी का भी जिक्र किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंगु गाय है और इनके लिए ये गाड़ी में चारा लेकर आते थे और वाहन है इनका सियार। जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये सियार का चित्र है और ये गाड़ी है जिसकी पूजा की जाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे हम बात करें कि फलोदी ज़िले में और क्या है, तो फलोदी ज़िले में सुआप है, जो सुआप स्थान है जो लोक देवी करणी माता की जन्मस्थली है। मतलब जो करणी माता है जिसका मुख्य मंदिर तो है देशनोक बीकानेर में, जिन्हें चूहों की देवी भी कहते हैं। और इसके अगर जन्म स्थान की बात करें तो इसका सुआप जो कहाँ पड़ता है? फलोदी में। और फलोदी में क्या क्या है? खीचन गांव की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खीचन गांव फलोदी में है जो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और क्या है? गीत, एक गीत भी गाया जाता है कुरंजा। कुरंजा एक विरह गीत है जो मतलब ये क्या है कि कुरंजा पक्षी विदेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये आते हैं यूरोप, यूक्रेन और पोलैंड से आते हैं। इसलिए उसको, स्त्री को ये लगता है कि ये जो मेरा जो पति जो विदेश में गया हुआ है ये उसको जाकर संदेश दे सकता है। इसलिए उसको कुरंजा को कहती है कि कुरंजा तू मारी धर्म की बैंड बन जा रे, मारा भरतार ने जार संदेश दे जे रे। तो गीत गाया जाता है जो विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत। और ये पति को परदेश से बुलाने के लिए, पति को परदेश से बुलाने के लिए गाया जाता है। बुलाने के लिए गाया जाता है। ठीक है। जो पति परदेश गया हुआ है उसको बुलाने के लिए कुरंजा गीत गाया जाता है कि कुरंजा तू मारी धर्म की बैंड बन जा रे, मारा बालम ने जार संदेश दीजे रे। ठीक है। यह गांव कुरंजा व गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। मतलब कुरंजा और गिद्ध प्रजनन हेतु भी प्रसिद्ध है खीचन गांव। कुरंजा के अगर वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसको डेमोइसेल क्रेन कहा जाता है। और ये कब आते हैं? ये अगस्त से मार्च के बीच में आते हैं और यहाँ पर प्रजनन करके ये वापस चले जाते हैं। कहाँ से आते हैं? तो मैंने अभी बताया था, एक तो ये यूरोप, यूक्रेन और पोलैंड से आते हैं। एक गीत है कागा गीत और एक है बिणजारा गीत। दो गीत और है। देखो, कुरंजा गीत तो तब गाया जाता है जब पति विदेश चला जाता है तो उसको बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कुरंजा गीत। कागा गीत गाया जाता है जब पति अपने घर आ जाता है तो कागा गीत गाया जाता है। किस टाइप से गाया जाता है? उड़ उड़ रे मारा काला रे कागिला, जद तू उड़ सी मारा पीव जी घर आसी। मजा आया ना? तो ये गाया जाता है पति अपने घर आने पर। एक और गीत है बिणजारा गीत। वो गाया जाता है जब पति को वापस विदेश भेजने के लिए। मतलब ये क्या होता है कि ये जो बिणजारा गीत है ये एक पूरक प्रश्न वाला गीत होता है। इसमें पत्नी वापस अपने पति को कमाने के लिए वापस भेजती है। चम 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 के चूंदड़ी बिणजारा रे, है ना? ये वाला गीत है, ये पूरक प्रश्न है। इसमें प्रश्न होता है कि वापस मेरे पति को मैं वापस क्या कर रही है कि वापस खाने कमाने के लिए वापस विदेश भेजती है। तो आपको कागा गीत और बिणजारा गीत भी याद रखना है। और ये जो आपके जो सामने दिखाई दे रहा है ये कुरंजा पक्षी है जो कुरंजा गीत भी गाया जाता है। वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो डेमोइसेल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। कब आता है ये? अगस्त और मार्च के बीच आता है। कहाँ से आते हैं? तो ये यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड आदि से आते हैं। कागा गीत और बिणजारा गीत भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि फलोदी में और क्या है
तो फलोदी शहर राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र है। ठीक है, एक गांव है लाड़िया गांव। कौन सा गांव है? लाड़िया गांव भी फलोदी में ही है, जिसे न्यू अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू अमेरिका। न्यू अमेरिका लाड़िया गांव को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो लाड़िया गांव है आपको बिल्कुल चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे के सारे पक्के मकान हैं और ये दिखाई देता है दूर से। हम इसको जब देखते हैं तो रेत में डूबता हुआ जहाज के समान, जहाज के समान कैसे दिखाई देता है? ये रेत में डूबता हुआ जहाज के समान ये दिखाई देता है। कौन सा गांव? लाड़िया गांव। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में विशेष प्रकार की जालीदार एवं झरोकों वाली राजपूताना शैली भी दिखाई देती है। और क्या है फलोदी में? तो फलोदी में फलोदी झील है, जो ये खारे पानी की झील है। पश्चिमी राजस्थान में मरु प्रदेश में खारे पानी की झीलों को डांड कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मरु प्रदेश में खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। और मरुस्थल में दलदली व लवणीय अनुपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? रन या टाट कहते हैं। रन या टाट किन्हें कहते हैं? मरुस्थल में दलदली व लवणीय अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि को क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। ये फलोदी झील का आप चित्र देख सकते हैं, जो ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये क्या है? फलोदी झील है। और ये है लाड़िया गांव, जिसे न्यू अमेरिका भी कहा जाता है। और कहाँ है ये दोनों? फलोदी जिले में है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो भड़ला, जो फलोदी में पड़ता है और राज्य का पहला व सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कहाँ है? फलोदी में। ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है, ये भड़ला सोलर पावर प्लांट है, जिसका आप चित्र देख सकते हैं। और यह है फलोदी में। एक माता का मंदिर है लटियाल माता, जो फलोदी में है। और ये बिल्कुल फलोदी के शहर में स्थित है, बीचों बीच शहर में स्थित है। और कुलदेवी की अगर हम बात करें कि ये किन की कुलदेवी है, तो ये है कल्लो ब्राह्मणों की कुलदेवी। किन की है? कल्लो ब्राह्मणों की कुलदेवी। ठीक है, उपनाम की अगर हम बात करें कि लठियाला माता को उपनाम क्या क्या है, तो इसे खेजड़ बे राय भवानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर और क्या है? और क्या है फलोदी में? देश का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज बालोसर में लगाया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है इसको। बीजड़ी पवन ऊर्जा फलोदी। लोहावट व जांबा विश्नोई संप्रदाय से संबंधित स्थल भी फलोदी में है। जो लोहावट है ना, ये जामोजी के पिताजी थे लोहावट, उनके नाम पर ये गांव बसाया गया है। और क्या है? बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह का संबंध फलोदी से है। ये मेजर शैतान सिंह जो है बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध है, जो ये आर्मी में थे और ये शहीद हो गए थे। फलोदी की हवेलियों की बात करें कि कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो फूलचंद गोलचा की हवेली, लालचंद डड्डा हवेली और सांगीदास तानवी हवेली भी फलोदी में है। ये जो लालचंद डड्डा की जो हवेली है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है। ये चित्र नजर आ रहा है, ये तो है भड़ला सोलर पावर प्लांट। और ये है लटियाला माता का मंदिर, जो आपके सामने नजर आ रहा है। यह है लटियाला माता का मंदिर, जो कल्लो ब्राह्मणों की कुलदेवी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। और क्या है फलोदी में? तो फलोदी की बात करें तो गोमट गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट बोझा ढोने के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है यहाँ के। ये जो आपके सामने स्लाइड में जो नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये गोमट ऊंट है। कौन सा ऊंट है? गोमट ऊंट है ये, जो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये गांव कहाँ पड़ता है? गोमट गांव फलोदी में। और क्या है?
ऊंट को अगर राज्य पशु का दर्जा की अगर हम बात करें तो कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य का पशु दर्जा इसको मिला था। वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। कैमलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है जो कहलाती है उस्ता कला। कौन सी कला कहलाती है? उस्ता कला। ये देखिए, ये जो ऊंट का चित्र नजर आ रहा है और उसकी जो खाल पर ये जो चित्रांकन किया गया है इसको उस्ता कला कहते हैं। और ये कहाँ से आई थी? ला से लाहौर। कहाँ से आई थी? ये लाहौर से आई थी। बीकानेर, फलोदी, चूरू में कोई नदी नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। और क्या है फलोदी में? तो फलोदी वेद पाठियों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो गोमट ऊंट जो बोझा ढोने के लिए, यह भी गोमट गांव फलोदी प्रसिद्ध है। फलोदी में वेद पाठियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी याद रखना है। राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर जो कहाँ है? बाप में स्थित है, यह भी फलोदी में है। गोमट ऊंट से फलोदी याद रखना है। और एक ऊंट है नाचना, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? और यह है जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है नाचना ऊंट? यह है जैसलमेर का गोमट ऊंट है बोझा ढोने के लिए। फलोदी नाचना ऊंट जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर गोविंद सर जीके के नाम से हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। यूट्यूब पर आप गोविंद सर जीके या फिर अन्य कोई भी अगर कीवर्ड डालते हैं राजस्थान से संबंधित तो भी आपकी हमारी क्लासें मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी।